उत्तराखंड हिस्ट्री सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड का इतिहास और इसमें भी हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी ये जिक्र किया है कि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके सभी अ, बहुत सारे लिखित और हमें बहुत सारे लिखित एविडेंस मिले हैं, लिखित प्रूफ हैं जिसके, और उन लिखित एविडेंसेस को पढ़ा भी जा सकता है। तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड में शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से अलग अलग राजवंशों ने उत्तराखंड में अपने पैर जमाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुनिंद राजवंश। कुनिंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाले सबसे प्राचीन राजवंश के अंतर्गत आता है। सबसे प्राचीन राजवंश, और इस राजवंश का जो उल्लेख है ये हमें कालसी शिलालेख और कुनिंद मुद्राओं में इसका उल्लेख मिलता है। तो हमारे पास कुनिंद राजवंश एक तो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राजवंश है, और दूसरा इसके जो स्रोत हैं जिनसे हमें कुनिंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मुख्य रूप से कालसी शिलालेख और कुनिंद मुद्राएं हैं। अगर हम कालसी शिलालेख की बात करें तो उत्तराखंड में यह शिलालेख देहरादून के पास, देहरादून में ही कालसी नामक स्थान से ये शिलालेख मिला है, और इस शिलालेख में सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। यह अशोक का शिलालेख है जिसमें अशोक ने यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए एक अहिंसा का संदेश दिया है, और कहा है कि एक मैसेज दिया है कि मैंने सभी जीवों की के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। तो इस कालसी शिलालेख से हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि ये मौर्य वंश की उत्तरी सीमा का उल्लेख इसमें मिला है कि जो कालसी शिलालेख है ये अगर उत्तराखंड राज्य है तो यहाँ पर ये अगर इस मैप में हम, ये टॉन्स नदी है और ये यमुना नदी है, तो इसके संगम पर एक स्थान है जिसका नाम है कालसी, और इस स्थान पर जो शिलालेख मिला है उसी को हम कालसी शिलालेख कहते हैं। ये यमुना और टॉन्स के संगम पर स्थित है, और इस शिलालेख में जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें पुलिंद कहा गया है। कालसी शिलालेख में जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें पुलिंद कहा गया है, और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि पुलिंद जिसके बारे में कालसी शिलालेख में उल्लेख किया गया है ये कोई और नहीं बल्कि कुनिंद ही थे। तो हम यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि कुनिंद जो राजवंश यहाँ पर पाया गया है, सबसे पहली राजनीतिक शक्ति जो यहाँ पर पाई गई है वो कुनिंद थी, और कुनिंद मौर्य वंश के अधीन शासन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त हमें कुनिंद राजवंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कुनिंद मुद्राओं से मिलती है। कुनिंद मुद्राओं में विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो राजा हैं कुनिंद राजा, उनके बारे में जानकारी मिली है, और इन मुद्राओं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में कुनिंदों का शासन रहा होगा। इन मुद्राओं को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कुनिंद मुद्राएं जो उत्तराखंड से प्राप्त हुई हैं ये मेनली 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उसमें पहली प्रकार की मुद्रा है अमोघभूति प्रकार की, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरी प्रकार की जो मुद्रा है वो है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। यदि हम अमोघभूति
प्रकार की मुद्रा की बात करें तो कुनिंद राजा अमोघ भूति की ये मुद्रा है और इसमें जो अमोघ भूति है ये कुनिंदों के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा माने जाते हैं क्योंकि इनका जिक्र इनकी मुद्राओं में मिला है। तो जिन मुद्राओं में इनके बारे में जानकारी मिलती है उनको कुनिंद प्रकार की मुद्राएं अमोधभूति प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। इसमें जो कुनिंद राजा है अमोधभूति इनके बारे में जिक्र है और ये मुद्राएं रजत और ताम्र मुद्राएं हैं यानी चांदी और तांबे की ये मुद्राएं पाई गई हैं। इसकी विशेषता ये है कि एक तो इसमें देवी और मृग का अंकन है, इस प्रकार की मुद्रा है और इस मुद्रा पर एक देवी का अंकन है और एक मृग का अंकन है और साथ ही इसके दूसरे पृष्ठभाग पर एक प्राकृत में एक संदेश लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है और वो वाक्य क्या है? राज्ञः कुनिन्दस् अमोघभूतिस् महरजस्। तो इस से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अमोधभूति कुनिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा होगा। दूसरी प्रकार की जो मुद्राएं हैं उसको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा जिला स्थित है और इस स्थान पर अल्मोड़ा में ये मुद्राएं मिली हैं, इसलिए इन मुद्राओं को अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहा गया है। और ये जो 4 मुद्राएं जो अल्मोड़ा में 4 मुद्राएं मिली हैं, ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित हैं। इन 4 मुद्राओं को जो अल्मोड़ा में मिली है इनको ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रखा गया है। इसके अतिरिक्त क्योंकि हम जानते हैं कि जो अल्मोड़ा है उसमें प्राचीन काल में ये बागेश्वर जिला भी शामिल था और बागेश्वर में ही कत्यूरी शासक कत्यूरी ने शासन किया था, तो ये इस घाटी का नाम कत्यूरी घाटी भी कहा जाता है। तो ये जो कत्यूरी घाटी है, इस घाटी में भी 54 प्रकार की मुद्राएं 54 मुद्राएं मिली हैं, जो कि अल्मोड़ा प्रकार की ही मुद्राएं थी। यानी जो अल्मोड़ा में मिली है, ये जो 4 मुद्राएं हैं, ये 54 मुद्राएं हैं, ये मिलती-जुलती मुद्राएं थी, इसलिए इनको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा कहा जाता है। तीसरी प्रकार की जो मुद्रा है वह है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो छत्रेश्वर या चत्रेश्वर हम कह सकते हैं। तो ये छत्रेश्वर या चत्रेश्वर कुनिंदों के अधिष्ठाता देव थे और इनके नाम पर ये मुद्राएं निर्गत की गई, इसलिए इन मुद्राओं को छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कुनिंद थे उनके बारे में हमें कुछ मुद्राओं में जानकारी मिलती है और ये मुद्राएं 3 प्रकार की हैं। पहली मुद्रा तो थी अमोधभूति प्रकार की मुद्रा, अमोधभूति प्रकार की मुद्रा। दूसरी मुद्रा थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, जो कि अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र से मिली थी। तीसरी प्रकार की मुद्रा थी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, जिसमें कि छत्रेश्वर देव के नाम से ये मुद्राएं अंकित की गई थी। तो इन तीनों प्रकार की मुद्राओं से हमें किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? कुनिंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद यदि हम बात करें कुनिंदों के उत्तरवर्ती जो शासक आए होंगे, तो इनमें जो है कुनिंदों के बाद उत्तराखंड में शकों का शासन रहा, उसके बाद कुषाणों का शासन रहा और अगर हम सबसे पहले शकों की बात करें तो शक के शासन का हमें सबूत जो मिलता है ये अल्मोड़ा जनपद है और अल्मोड़ा में एक सूर्य मंदिर मिला है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में कहाँ से मिला है? इस सूर्य मंदिर का नाम है कटारमल सूर्य मंदिर। तो कटारमल नामक स्थान पर ये सूर्य मंदिर मिला है और सूर्य मंदिरों का जो संबंध रहा है वो शकों से रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कुनिंदों के उत्तरवर्ती जो शासक रहे वो शक थे और शकों को भी उसके बाद
जो ये देहरादून और हरिद्वार और ये वाला जो मैदानी भाग था, इस मैदानी भाग पर कुनिंदों ने शासन किया और इन कुनिंदों को जो ये शक थे, कुनिंदों के बाद जब शक आए तो शकों ने इन कुनिंदों को पराजित किया और यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुनिंदों की एक शाखा जो ये पर्वतीय भाग था, इस पर अभी भी शासन कर रही थी, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो पर्वतीय कुनिंद थे, ये कुनिंद अभी भी पर्वतीय भागों में शासन कर रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों पर शकों ने शासन शुरू कर दिया है। इसके बाद शकों के बाद आए कुषाण। तो कुषाणों के बारे में जो एविडेंस मिलते हैं, इनके बारे में जो जो सिक्के मिलते हैं और कई सारे अन्य प्रकार के जो उल्लेख मिलते हैं, ये मिलते हैं। एक तो वीरभद्र ऋषिकेश में इनके निवास के प्रमाण मिले हैं। मोरध्वज यानी जिसको हम आज कोटद्वार कहते हैं, कोटद्वार में भी शकों के कुषाणों के निवास के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा गोविशाण काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर जिले में स्थित है काशीपुर, तो काशीपुर में भी कुषाणों के निवास के प्रमाण मिले हैं। अगर हम कुषाणोत्तर काल में देखें तो जैसा कि हमने कहा, सबसे पहले उत्तराखंड में सबसे प्राचीन जो शक्ति थी उसका नाम था कुनिंद। सबसे प्राचीन शक्ति थी कुनिंद। कुनिंदों के बाद आए शक, फिर शकों के बाद आए कुषाण। लेकिन क्या कुषाणों के बाद कोई नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। तो कुषाण उत्तर काल में अगर हम मध्य हिमालय में शासन करने वाले कई गणराज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन गणराज्यों के बारे में अगर हम देखें तो कौन कौन से गणराज्य थे? छोटे छोटे गणराज्य अलग अलग स्थानों पर उत्तराखंड में शासन करने लगे थे। और ये जो गणराज्य हैं, इनमें यौधेय, परवर्ती कुनिंद, युगशैल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश, प्रयाग प्रशस्ति से गुप्त गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उत्तराखंड में कर्तपुर जो राज्य था उसके बारे में जानकारी मिलती है। लाखा मंडल प्रशस्ति और गोपेश्वर त्रिशूल लेख से नागों के शासन का की पुष्टि होती है। तो ये सारे जो राजवंश थे, ये कुषाणोत्तर काल में मध्य हिमालय में शासन करने लगे थे। इनमें अगर हम सबसे पहले यौधेय के बारे में बात करें तो जो इनका जो शासन है, एक तो देहरादून में कालसी नामक स्थान पर, यहाँ पर लाखा मंडल नामक स्थान है। लाखा मंडल, लाखा मंडल। तो लाखा मंडल में एक शिलालेख मिला है जो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। ईश्वरा का शिलालेख। इस शिलालेख से ये पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र पर यौधेय राजवंश का शासन रहा था और ये शासन लगभग 3rd and 4th सेंचुरी के आसपास यौधेय का शासन की पुष्टि होती है। और यदि इस जो ये शासन है इसकी बात करें तो मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में शासन की पुष्टि मिलती है कि ये जो यौधेय शासक थे, ये मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में शासन करते थे। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो स्थान हैं, वहां पर यौधेय राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कांगड़ा, शिमला, जौनसार, भाबर, कालोडांडा यानी लैंसडौन जो आज का है, सहारनपुर। इन स्थानों पर यौधेय राजवंश के शासन के बहुत सारे प्रमाण प्राप्त होते हैं। परवर्ती कुनिंद की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये जो देहरादून जनपद का जो ये मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग पर शकों ने आक्रमण कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन कुनिंदों की जो एक शाखा थी, ये पर्वतीय भाग पर अभी भी शासन कर रहे थे। तो इस पर्वतीय भाग पर शासन करने वाले कुनिंदों को ही पर्वतीय कुनिंद कहा गया। ये काफी लंबे समय तक शासन करते रहे। इसके बाद एक अन्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है जिसको
अजय रावत सर की किताब में युगशैल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश के नाम से इसको बताया गया है। तो युगशैल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश कहाँ पे शासन कर रहा था? ये कालसी प्रदेश में राज्य कर रहा था। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो देहरादून के आसपास में जो यमुना और टोंस नदी के संगम पर कालसी नामक स्थान है, इसके आसपास के प्रदेश पर ये वार्षगण्य गोत्रीय वंश शासन कर रहा था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था, उसका नाम शीलवर्मन है और शीलवर्मन के 250 से 300 ईस्वी के बीच शासन करने के संकेत मिलते हैं। और ये जो शीलवर्मन राजा थे, इनका यमुना के बाएं तट पर अश्वमेध यज्ञ करने का भी जिक्र आता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि यमुना के बाएं तट पर अश्वमेध यज्ञ किस राजा ने किया था? तो राजा शीलवर्मन ने किया था। ये युगशैल के वार्षगण्य गोत्रीय वंश से इनका ताल्लुक था। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति जो है, उसमें भी उत्तराखंड में राज्य करने वाले शासकों के बारे में जिक्र मिलता है। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयागराज में, जो कि प्राचीन नाम इसका इलाहाबाद था, वहाँ पर एक लौह स्तंभ है जिस पर समुद्रगुप्त के बारे में प्रशंसा की गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, उसको कर्तपुर राज्य के रूप में उल्लेख किया गया है, जो कि नेपाल के पश्चिमी में स्थित है। तो इस बात से ये अनुमान लगाया गया है, इतिहासकारों का मानना है कि जो एक कर्तपुर राज्य है, ये कोई और नहीं बल्कि कार्तिकेयपुर, जिसकी उत्तराखंड में स्थापना हुई थी, वही कर्तपुर और कार्तिकेयपुर एक ही राज्य हैं। इसके अलावा लाखामंडल का खंडित शिलालेख जो है, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग वंशों के शासन की जो पुष्टि मिलती है, वो विभिन्न प्रकार के जो हमारे अभिलेख हैं या पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनसे मिलती है। तो लाखामंडल देहरादून जिले में स्थित है, जहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा का एक शिलालेख मिला है और इस शिलालेख में यादवों के शासन की पुष्टि होती है और यादवों की 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम इसमें उल्लेख मिला है। और साथ ही साथ ये जो शिलालेख है, इसमें यह भी उल्लेख मिला है कि जो यादव वंश उत्तराखंड में शासक थे, यादव वंश के, उनकी राजधानी सिंहपुर थी। तो सिंहपुर कहीं ना कहीं लाखामंडल क्षेत्र में रहा होगा, जिसमें यादव वंश का शासन था। अन्य साक्ष्यों के बारे में बात करें तो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है, वो एक त्रिशूल पर इस प्रकार का जो है, इस तरीके का एक त्रिशूल बना है जिस पर कि एक लेख अंकित है। तो ये जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, इसमें 4 नाग नरेशों के क्रमागत नाम लिखे हुए हैं। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो गोपेश्वर के आसपास का क्षेत्र था, उस पर नाग वंश के शासकों का शासन भी किसी समय रहा होगा। और ये जो नागवंश के शासक थे, इनमें स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग का उल्लेख मिला है। गणपति नाग जो थे, ये इस नागवंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। इनका गोपेश्वर के आसपास के क्षेत्र पर शासन रहा होगा। इसके अलावा गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में अशोक चल, जो कि ये चल शासक था, इसका जिक्र मिलता है और 1191 के आसपास अशोक चल का गोपेश्वर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने का जिक्र मिला है।
इसके बाद हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय में काफ़ी उतार-चढ़ाव आए और छोटे-छोटे गणराज्य मिलकर के फिर शासन करने लगे, छोटे-छोटे राज्य बनने लगे। तो इस दौरान 624 ईस्वी के आसपास में युआन च्वाड नामक एक चीनी यात्री उत्तराखंड की यात्रा पर आया और इस क्षेत्र में जो युआन च्वाड है, इसने जो मुख्य रूप से कुछ राज्यों का ज़िक्र किया है, जिसमें शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और गोविशाण राज्य का ज़िक्र आया है। इसके अलावा जो पांडुवाला और मोरध्वज क्षेत्र है, तो उसका भी कहीं न कहीं अ, उत्तराखंड में कुछ प्रमाण मिले हैं। तो यदि हम बात करें कि हर्ष के पश्चात जब हर्षवर्धन का राज्य था, उसके पश्चात उत्तराखंड में जो बदलाव आए, अलग-अलग राज्यों की स्थापना होने लगी, तो इन राज्यों में कौन-कौन से राज्य थे? तो मेनली 3 राज्य थे, जिसमें कि शत्रुघ्न राज्य, दूसरा ब्रह्मपुर राज्य और तीसरा जो था, वो गोविशाण राज्य था। तो इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उसको हम अभी देखेंगे। अगर हम शत्रुघ्न राज्य की बात करें, तो इसके जो पूर्व में गंगा थी, जैसे ये हम जानते हैं चमोली से ये अलकनंदा नदी बहती है और यहाँ पर देवप्रयाग में आकर के इसका नाम गंगा पड़ जाता है और इस तरीके से ये नदी हरिद्वार से होकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो पूर्व की जो बाउंड्री है, ये गंगा है और उत्तर में ऊंचे-ऊंचे हिमालय हैं और मध्य में जो है वो यमुना नदी है, यहाँ पर हिमालय का नदी ये यमुना नदी है। तो हम जानते हैं कि ये जो नदी है यमुना, ये लगभग ऐसे बहती है, तो ये मध्य में है, यानी ये जो क्षेत्र था वो यहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ तक ऐसे रहा होगा क्योंकि ये मध्य में आ रहा है इस तरीके का। तो ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश को लगभग हम कहते हैं ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न राज्य इसको कहते हैं, शत्रुघ्न राज्य। इसकी अगर सीमाओं की बात करें, उत्तर में हिमालय है, पूर्व में गंगा नदी है और मध्य में यमुना नदी है। इसके बाद जो ब्रह्मपुर राज्य जो है, इसकी अगर हम बात करें, तो ब्रह्मपुर राज्य में जो ये है शत्रुघ्न राज्य, इसके पूर्व में ये ब्रह्मपुर राज्य था और इसके जो ब्रह्मपुर राज्य है, इसकी अगर हम सीमाओं की बात करें, तो ये 3 राज्यों में सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था। जो जो 3 राज्य हमने बताए, शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और गोविशाण राज्य। इनमें सबसे अधिक विस्तार वाला राज्य कौन-सा था? ब्रह्मपुर राज्य था और इस पर पौरवों ने शासन किया और इस राज्य की जो सीमा है, ये गंगा से लेकर के कर्नाली नदी, यानी जो उस समय की जो नदी रही होगी, कर्नाली, शायद काली नदी रही हो, तो ये नदी जो है इनके बीच इस राज्य की सीमा हुआ करती थी। जैसे यहाँ पर ये गंगा नदी है और अगर हम यहाँ पर इसको कर्नाली नदी मान लें, तो ये जो राज्य था, इसका नाम क्या था? ये राज्य जो था, ये ब्रह्मपुर राज्य था, ब्रह्मपुर राज्य। इसकी जो उत्तरी सीमा थी, उसपे जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय में एक अन्य राज्य था जिसका नाम था सुवर्ण गोत्र देश। यानी अगर हम ये ब्रह्मपुर राज्य को देखें, तो ये इसका उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य था। इसका नाम था सुवर्ण गोत्र देश, सुवर्ण गोत्र देश। इस प्रकार से इस राज्य का विस्तार था। तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले ये राज्य जो था, ये शत्रुघ्न राज्य था। शत्रुघ्न राज्य के पूर्व में गंगा से लेकर के कर्नाली नदी तक फैला हुआ राज्य जो था, उसका नाम था ब्रह्मपुर राज्य और इस ब्रह्मपुर राज्य के उत्तरी सीमा पर एक अन्य राज्य था, जिसका नाम था सुवर्ण गोत्र देश।
ये अपने आप में स्वतंत्र राज्य रहे होंगे और आपस में इनका हो सकता है संघर्ष भी हुआ हो, लेकिन इन राज्यों के अस्तित्व की बात इतिहासकारों ने स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो राज्य है उसका नाम है गोविशाण राज्य और इसको कोरिलेट किया जाता है काशीपुर से, जो कि उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। गोविशाण राज्य के बारे में यदि हम बात करें तो इसका विस्तार पश्चिम में रामगंगा से पूर्व में शारदा तक इसका विस्तार था। यानी यदि हम ये उत्तराखंड के मैप को देखें तो इसमें ये जो पश्चिम में रामगंगा जो यहाँ अल्मोड़ा के पास में अल्मोड़ा से होकर के गुजरती है, दूधातोली से निकल करके और यहाँ पौड़ी जिले से होकर के बहती है और यूपी में आ जाती है। तो ये इसकी पश्चिमी सीमा थी और यहाँ पर ये जो शारदा नदी जो कि काली नदी को ही शारदा नदी नेपाल में कहते हैं, इस दोनों के बीच में ये गोविशाण राज्य फैला हुआ था। इसकी राजधानी काशीपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर, जो कि काशीपुर यहाँ पर है, तो काशीपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित उज्जैन ग्राम में इसकी राजधानी थी। यदि इसके अंतर्गत देखें कौन कौन से क्षेत्र थे तो इसमें काशीपुर क्षेत्र, रामपुर और पीलीभीत, यानी लगभग ये इस क्षेत्र में जिसमें कि यूपी के भी कुछ क्षेत्र हैं, इसमें गोविशाण राज्य फैला हुआ था। अगर कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो उत्तराखंड में जो प्रथम ऐतिहासिक जो इतिहास मिलता है, जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था वो कार्तिकेयपुर राजवंश था। इसको इसलिए प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है क्योंकि कार्तिकेयपुर राजवंश के बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास स्पष्ट रूप से मिलते हैं। जो पूर्व के कुनिंद राजवंश हैं या जो शक हैं, कुषाण हैं, इनके बारे में स्पष्ट नहीं मिला है, इनडायरेक्टली इनके बारे में प्रूफ मिलते हैं। लेकिन जो कार्तिकीय राजवंश है, कार्तिकेयपुर राजवंश, इसके बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि इस राजवंश का जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसके जो संस्थापक हैं ये बसंत देव थे और इसकी मुख्य रूप से जो 3 शाखाएं हुई हैं। एक तो खुद जो ये संस्थापक बसंत देव की शाखा थी, दूसरे जो शाखा थी ये निम्बर वंश इसको कहा जाता है और इच्छर देव इस वंश से संबंधित हैं। और तीसरा जो राजवंश है, सॉरी, इसमें जो निम्बर वंश है, ये इच्छर देव जो है ये सलोड़ादित्य राजवंश की इन्होंने स्थापना की थी, इच्छर देव ने। तो ये जो निम्बर वंश है इससे संबंधित है इष्ट देवगण या ऐसा कुछ नाम है, इसको मैं अभी भूल रहा हूँ। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उस पे आधारित कुछ प्रश्न लेकर मैं आया हूँ, तो इसको आप देखिएगा और इसके उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? आप सोचिए और फिर उत्तर दीजिए। कुनिंद राजवंश, चंद राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश या परमार राजवंश। अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोपेश्वर से, लाखामंडल से, बाड़वाला से या देवलगढ़ से? इन प्रश्नों को आप जरूर इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।